दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे और हम तीसरा भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के को भौतिक दृष्टि से हमने 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, पश्चिम रुसलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज का हमारा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, सबसे पहले तो ये प्रदेश अवशेष किसका है हम पहले पढ़ चुके हैं। जहाँ ये प्रदेश विस्तृत है, प्राचीन काल में यहाँ क्या था, टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर का अवशेष है। यदि इसका विस्तार देखा जाए, कितने क्षेत्रफल विस्तार है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। और यहाँ यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ निवास करती है, राज्य की कुल जनसंख्या का 39% भाग निवास करता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं इसका जनघनत्व सर्वाधिक है। इसका जनघनत्व सर्वाधिक है। भूमि कम है, भूमि की बजाय जनसंख्या ज़्यादा है। अब देखो, जनघनत्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखो, इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई तलछट के जमा होने से। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई तलछट, आप गाद भी कह सकते हैं, अवसाद भी कह सकते हैं और जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। तो गाद के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है और इसमें जीवाश्म हुमस तत्व पाए जाते हैं। इसलिए ये जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई तलछट होती है, इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी है अपनी उपजाऊपन के लिए जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊपन के कारण जानी जाती है, उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम आता है खादर, एक का नाम आता है बागर। खादर वह क्षेत्र होता है जो नवीन जलोढ़ क्षेत्र होता है। नवीन जलोढ़ क्षेत्र, या आप ये कह सकते हैं कि वह स्थान जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, अर्थात ये मान सकते हैं जहां प्रतिवर्ष नई परत बिछा दी जाती है, मिट्टी की नई परत बिछाई जाती है, उस स्थान पर खादर कहलाता है। और बागर वह होता है बार बार मिट्टी के जमा होने से ये भाग ऊपर उठ जाता है। तो इसे आप कह सकते हैं प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र। प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र अर्थात यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। अब देखो, नदियों द्वारा जमा होने के कारण इसे 3 नदी बेसिनों में विभक्त किया गया है। इस प्रदेश को 3 नदी बेसिनों में विभक्त किया गया है। वो 3 नदी बेसिन देखो कौन कौन से हैं। हमें 3 नदी बेसिन कौन कौन से प्राप्त होते हैं? कुछ स्थानों पर इसे 4 भी बोल देते हैं। देखो, वो 3 कौन से हैं, 4 कब होते हैं? एक तो आता है चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन। दूसरा आता है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा नदी बेसिन। और तीसरा आता है, वो आता है माही नदी बेसिन। माही नदी बेसिन। जब 4 करते हैं तो बनास को अलग लिख देते हैं, बाणगंगा नदी बेसिन को अलग अलग लिख देते हैं और उसके बाद 4 कर देते हैं। मूलतः देखो 3 नदी बेसिन हमें प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके पूर्व में स्थित है। जो अरावली है इसके पूर्व में स्थित है, वो है पूर्व का मैदान। तो मुख्यतः इन नदियों के द्वारा जो सिंचित भूभाग है, इन नदियों द्वारा जो निर्मित भाग है, उसको ही पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका ढाल किस ओर है? इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखो ढाल की बात करें तो चारों भौतिक प्रदेशों का ढाल पूछा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका यदि ढाल पूछें तो इसका ढाल है उत्तर से तो दक्षिण है, उत्तर से तो दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, ये ढाल इसका प्राप्त होता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का हम देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका ढाल देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यदि हाड़ौती के पठार के ढाल की बात करें तो हाड़ौती के पठार का ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर हाड़ौती के पठार का ढाल माना जाता है। तो अब देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी क्या विशेषताएं हमने पढ़ी। नदियों द्वारा निर्मित भाग है, नदियों द्वारा निर्मित है इसलिए उपजाऊ है इसलिए खेती कार्य ज़्यादा होता है, अनाज ज़्यादा होता है। संपन्न क्षेत्र है, संपन्न इसलिए जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है इसलिए जनघनत्व इसका सर्वाधिक है, तो सबसे उपजाऊ प्रदेश है। दूसरी यदि हम इस भाग की वर्षा की बात करें, यहाँ वर्षा कितनी होती है तो 50 से 80 से भी वार्षिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। तो अन्य जो पहले वाले दो प्रदेश हमें पढ़े उससे वर्षा भी ज़्यादा है, उपजाऊ भी है और नदियों द्वारा निर्मित है। तो 3 नदी बेसिन हम पढ़ते हैं, चंबल नदी बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही नदी बेसिन। अब देखो हम तीनों नदी बेसिनों का अध्ययन करते हैं। 3 नदी बेसिन है, इनकी क्या क्या विशेषता हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन, देखो चंबल नदी बेसिन है, इसकी क्या विशेषता हमें प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है जानापाव की पहाड़ी से और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। इस पर कुल 4 बांध बने हुए, 2 जलप्रपात मुख्यतः हम पढ़ते हैं, एक तो चूलिया जलप्रपात और एक दमोह जलप्रपात जो कि धौलपुर में है, चूलिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये जलप्रपात पढ़ते हैं। चंबल नदी राजस्थान से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। देखो चंबल नदी बेसिन है, चंबल नदी स्वयं 6 जिलों से प्रवाहित होती है। चंबल नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से। कौन कौन से? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों से प्रवाहित होती है। इसके अलावा चंबल की जो सहायक नदियां जो बारा से भी आती हैं, झालावाड़ से भी आती हैं और भीलवाड़ा से भी आती हैं, टोंक दौसा से होकर भी प्रवाहित होती हैं, तो उन नदियों का जो पूरा क्षेत्र है वो चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इस नदी बेसिन में यदि मृदा पूछी जाए कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा यहाँ पाई जाती है। चंबल नदी है राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी है, सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी है और इसके द्वारा जो अपर्दित क्षेत्र है उसको, इसके द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उसको तो कहा जाता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। और इसके द्वारा जो अपर्दित क्षेत्र है उस अपर्दित क्षेत्र को कहा जाता है उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि,
उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार देखिए तो सर्वाधिक विस्तार है सवाई माधोपुर जिले में। और यदि प्रतिशतता के आधार पर देखिए, प्रतिशतता के आधार पर तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, धौलपुर में आदि। ये उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि जो कि डाकुओं की शरण स्थली रही है, चंबल के डाकू यहाँ फेमस रहे हैं, डाकुओं की शरण स्थली के रूप में ये उत्खात भूमि जानी जाती है। बीहड़ भूमि गहरी गुफाएं, कंदराएं यहाँ बन जाती हैं, उन कंदराओं में डाकू निवास करते हैं, अपनी शरण लिए हुए रहते हैं। तो चंबल नदी से जो मुख्य जानकारी प्राप्त होती है वो मुख्यतः यही जानकारी प्राप्त होती है, अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि, और सबसे ज़्यादा अपर्दन करने वाली काली मृदा के नाम से मिट्टी का विस्तार यहाँ पाया जाता है। देखो चंबल नदी बेसिन के बाद में हम देखें माही नदी बेसिन। माही नदी बेसिन की विशेषता देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो मैदान है वो माही नदी बेसिन का भाग है, और इसे आप कांठल का मैदान या बांगड़ का या वागड़ का मैदान भी कह सकते हैं। इसे आप छप्पन का मैदान भी कह सकते हैं। माही नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हुई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से प्रवाहित होती हुई वापस गुजरात में प्रवाहित होती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो माही नदी द्वारा सिंचित है। डूंगरपुर में नवा टापरा बणेश्वर नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है सोम, माही और जाखम नदियों का, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस बणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी, आदिवासी लोगों में जन जागृति पैदा करने हेतु, और ये भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भाग है, 56 नदियों का समूह या 56 गांव का जो समूह है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। का मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। 56 की पहाड़ी तो बाड़मेर में, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। एक देखो तीसरा जो नदी बेसिन आता है उसका नाम आता है बनास बाणगंगा नदी बेसिन। बनास बाणगंगा नदी बेसिन। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, राजसमंद से निकलती है, स्वयं माधोपुर में, चंबल में मिलती है, 6 जिलों से प्रवाहित होती है। इसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल भूरी मृदा पाई जाती है, लाल भूरी मृदा पाई जाती है। और बनास व बाणगंगा नदी बेसिन के मध्य का जो भाग है उसको कहा जाता है पिडमंट मैदान के नाम से जाना जाता है। बनास नदी पर टोंक में बिशलपुर बांध बनाए गए, बिशलपुर बांध बनाए गए हैं जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिशलपुर बांध बनाया गया सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिसकी 36.7 TMT ये जल की भराव क्षमता है, जिसमें से 18 TMT जल का प्रयोग पेयजल हेतु किया जाता है, शेष सिंचाई के काम में लिया जाता है। और बिशलपुर बांध से ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, टोंक और जयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो ये हमें 3 नदी बेसिन प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।